गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। रोहित और रोहित के प्रेजेंट। सवाल। रोहित ना, पता है रोहित पता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। नहीं, एग्जाम्पल देती हूँ। क्या एग्जाम्पल दूं? एक होती है कि प्रॉब्लम होती है तब हम उस प्रॉब्लम में फंसते हैं, और रोहित ऐसा स्टूडेंट है कि प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो फंसना चाहता है उस प्रॉब्लम में। है रोहित, ऐसा क्यों करते हो? वो जानबूझ के परेशानी क्रिएट कर लेता है। मैम मुझे समझ में नहीं आता वो। तुम्हें समझ में आता है पर तुम अजीब तरीके से चीज को ना वो करते हो, समझते हो। मैम मेरा दिमाग ना मतलब अपने आप ही चारों डायरेक्शन में सोचने लगता है कि अगर ये चीज ऐसी नहीं होती तो क्या होता, अगर ये चीज इस पे डिपेंड करती है तो फिर इस कंडीशन में क्यों डिपेंड नहीं कर रही। नहीं, बस ये ऐसा रीजंस होना भी, ये ऐसा ही होना कंफ्यूज चाहिए, करते हैं। बिल्कुल होना। नहीं, ऐसा होना चाहिए एकदम रोहित, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ये ऐसे ही होना चाहिए। बट तुम्हारे जो सवाल है ना, जैसे तुमने क्या बोला, मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हीट लॉस हो उसको हीट गेन के बराबर कर देना। तुमने क्या पूछा, मैम हीट रिलीज होगी तो उसे नेगेटिव लेना है। हीट रिलीज होगी तो मैडम मुझे नेगेटिव लेना। देखो तुम अब खुद कंफ्यूज हो गए, मैंने तो कहीं नेगेटिव का नाम ही नहीं लिया, है ना। तुम खुद अपने अपने सवालों में खुद फंसते चले जाते हो, है ना। कि मैं अब फिर क्या बोला कि पॉजिटिव रखेंगे। जैसे कि अगर मैम वाटर से आइस बनेगी तो उसमें हीट रिलीज होगी, बिल्कुल हीट रिलीज होगी। तो मैम वो नेगेटिव लेंगे भाई, क्यों नेगेटिव लेना है? अगर वाटर से आइस बन रहा है तो जो हीट रिलीज हुई हीट लॉस ले लो बस। उसमें नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हो? क्यों इतना फंसते जा रहे हो? साइन मैम हम अपने सिस्टम ने अकॉर्डिंग लेंगे। हीट लॉस करी तो हम्म सिस्टम क्या है? सिस्टम मैम जैसे सिस्टम ने हीट लॉस, हम्म सिस्टम वो ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे हम कंटिन्यूस या जिस पे हम कुछ जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, जिस पे हाँ, जो जिसपे हमारे हम वर्क क्वेश्चन में कर रहे है। हैं। हाँ, अब मान लो तुमने एक वाटर और आइस का सिस्टम बना दिया, ठीक है। वाटर किसी टेम्परेचर पे और आइस किसी टेम्परेचर पे, दोनों एक सिस्टम है, ठीक है। अब हीट इन सिस्टम से बाहर तो जाएगी नहीं, तो जो हीट लॉस होगी वो हीट दूसरा कोई गेन कर लेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करना, बराबर कर दो दोनों को, है ना। अब वो हम थर्मोडायनामिक्स में करते हैं, जो वर्क की बात तुम कर रहे हो वो वर्क नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। पहली बात, हीट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। हीट को कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते हैं। ठीक है, वर्क नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, हीट कैन नेवर बी नेगेटिव। हीट का नेगेटिव का मतलब क्या है? इसको मुझे ये बताओ, कॉन्सेप्चुअली हीट नेगेटिव को कैसे समझाओगे? हम्म कोई बताएगा कि हीट नेगेटिव का क्या मतलब है कुछ मतलब भी है कि नहीं है हीट नेगेटिव? हीट रिलीज होगी सिस्टम से। हीट सिस्टम से रिलीज हो गई तो हीट लॉस ही तो है वो। मैम सिस्टम से जो नेगेटिव हीट का लॉस जैसे होती कि है। वर्क नेगेटिव वर्क, हाँ जैसे हीट लॉस हुआ। हीट सिस्टम से लेना मैम, सिस्टम से हीट हाँ, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट निकालना। करना, बस वो हीट लॉस हो गई। हीट कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखते हैं। हीट नेगेटिव में मतलब कि हीट नेगेटिव कोई टर्म है ही नहीं। कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं, हीट नेगेटिव कोई टर्म नहीं है, ठीक है। वो वर्क डन होता है सिर्फ, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है अपने आप में ही कि अपने सवालों में उलझते चले जाओ और सवाल ही सॉल्व ना हो पाए। तो क्लास में बस जितना कराते हैं उतना समझो, ठीक है रोहित। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता ना, उसको एक बार उसकी ही रिकॉर्डिंग 2 बार देख लो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पर फालतू के क्वेश्चंस लेके आओगे ना जैसे, तो अपने आप में तुम कंफ्यूज होते चले जाओगे और फिर मार्क्स नहीं बन पाएंगे। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, नॉट रोहित। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हर डायरेक्शन में सोचते हैं और सोच सोच के गलत ही सोच जाते हैं फिर,
और आंसर नहीं आ पाता फिर कभी भी। चलो अब हम लोग अपना आज ऑसिलेशंस का चैप्टर शुरू करते हैं। मैम एक डाउट ये था, एक बार हम्म, उस बोलो वक्त जो बोलो। आपने क्वेश्चन कराया था हाई आइस से हम्म, वाटर बनने वाला, जिसमें थोड़ी बच गई थी, जो आपने हाँ क्वेश्चन कराया हाँ था उसमें आपने कहा कि उसमें मास लेना है, उस मास लेने का हाँ हाँ तो ये आपने निकालना हाँ हाँ। सिखाया था उसमें। हम्म, तो बट मैंने ना उसमें जो ने बताया था उससे थोड़ा सा अलग आ रहा था। हम्म। तो क्वेश्चन में क्या पूछा मैम था? कौन सा से भाई देखो, एक सवाल को करने के तरीके तो बहुत अलग अलग होते हैं। या उसमें कुछ अलग चीज होगी, है ना? कोई क्वेश्चन भेजो तो हम लोग मैम सोचे भी उसके ऊपर। ओके थैंक यू। हम सब बैठ के सोचेंगे। नहीं नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको जरूर सेंड करो, क्योंकि हम सब सॉल्व करेंगे साथ में बैठ के। भाई फिजिक्स तो पढ़ने में सबको ही मजा आता मैम है, वो पर अगर रिकॉर्डिंग कुछ नहीं मिली चीज मुझे। ऐसी आ जाए। कौन सी रिकॉर्डिंग? भाई वो सर को बोला तो है, देखो वो सर जो करते हैं उनके उनको बोला है, देखते हैं वो कब तक करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे। ऑसिलेशंस ओके मैम थैंक यू। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ, ऑसिलेशंस में देखो, 1 घंटे में निपटाने की कोशिश तो करेंगे। पीरियोडिक मोशन से स्टार्ट होता है, फटाफट फटाफट थ्योरी तो निपटा देंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है भाई? कोई भी मोशन अगर अपने आप को रेगुलर इंटरवल में रिपीट कर ले, वही हमारा पीरियोडिक मोशन है ना? एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पीरियोडिक periodic मोशन के। पीरियोडिक मोशन, भाई जैसे सैटेलाइट है या अर्थ है, अपने टाइम पीरियड को पूरा एक 24 घंटे में अपनी उस पर घूमेगी अपने एक्सिस के अबाउट, तो वही क्या है? वो पीरियोडिक मोशन है। ऐसे ही ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जो मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है। एक सेकंड में ना चार्जिंग लगाना भूल गई। है ना, टू एंड फ्रो मोशन होगा, अपने मीन पोजीशन के अबाउट घूमता रहेगा, वो मोशन होते हैं हमारे ऑसिलेटरी मोशन। तो दीज आर द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। हेलो हेलो, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग लगा दो। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑसिलेटरी मोशन। फिर आता है एसएचएम। एसएचएम मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस। तो पहले तो यहाँ देख लो कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे पीरियोडिक हैं, बिल्कुल भाई। जैसे कि कोई भी अगर मैं एक पेंडुलम की भी बात करती हूँ, तो ये पेंडुलम अपना क्या टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करेगा, बट इसका भी खुद का एक टाइम पीरियड होता है ना? एक टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक बोलते हैं। ठीक है, बट पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई, बताओ? है, बोलो। पीरियोडिक ऑसिलेट जो पीरियोडिक मोशन है वो तो ऑसिलेटरी है। सॉरी, ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, बट पीरियोडिक्स आर यस नॉट मैम। ऑसिलेटरी। क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि जो चीज अपने आप को हर एक पर्टिकुलर इंटरवल में अपने मोशन को रिपीट कर रही हो, वो मोशन टू एंड फ्रो ही हो। कुछ मोशन सर्कुलर भी हो सकते हैं, है ना? वो टू एंड फ्रो नहीं होंगे। तो इसीलिए वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। फिर आता है हमारा एसएचएम। एसएचएम क्या होता है भाई? एसएचएम मोशन जो है वो ऑसिलेटरी का स्पेशल केस है ना? एसएचएम क्या है? ऑसिलेटरी का स्पेशल केस। जैसे कि मैम मैम एक बार हम्म पीछे वाली शीट थोड़ी समझा दो। इस शीट में तो बस एक थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर
पीरियोडिक, भाई जितने भी ऑसिलेटरी Periodic. मोशन है ये पीरियोडिक है नेचर में, ठीक है। क्यों है, Yes, ma'am. क्यों है ऑसिलेटरी, भाई जो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा जैसे पेंडुलम हो गया, उसका खुद का एक टाइम पीरियड है, वो Yes, ma'am. पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में अपने मोशन को रिपीट करेगा, तो इसलिए वो पीरियोडिक हो गया। बट अब पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, टाइम पीरियड पे अपने टाइम पीरियड पे अपने मोशन को रिपीट तो करेगा बट टू एंड फ्रो नहीं रहेगा, ठीक है, Yes, ma'am. इसलिए। और वाइस वर्सा भी नहीं हो सकता ये। हाँ, और वाइस वर्सा भी इसलिए ट्रू नहीं है। अब देखो, अब बात करते हैं एसएचएम की। तो एसएचएम क्या है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब कैसे है ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस, ये देखो एसएचएम क्या होता है, एसएचएम में कोई भी मोशन क्या होगा, मान लो जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपने स्प्रिंग कांस्टेंट का, ठीक है, ये हमारा है क्या है, मास से मैंने इसको एक अटैच कर दिया, ठीक है, एक एम मास से इसको अटैच कर देते हैं। अब क्या होगा भाई, स्प्रिंग एक्सटेंड, थोड़ी सी जो स्प्रिंग है ये क्या हो जाएगी, स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी। मान लो इसकी नॉर्मल पोजीशन पहले यहाँ थी, है ना, ये नॉर्मल पोजीशन थी, जब भाई मैंने इसको किसी वेट एम से लटका दिया, एम वेट को यहाँ पर लटका दिया, तो होगा क्या भाई, कुछ ना कुछ तो एक्सटेंशन आया होगा ऑलरेडी, है ना, एक्सटेंशन आया होगा। क्यों, क्योंकि इसका वेट एक्ट कर रहा है, राइट, वेट एक्ट कर रहा है। अब एक बात बताओ, जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन के अबाउट, इस पोजीशन के अबाउट क्या होगा, ऊपर इसमें स्ट्रिंग में क्या लग रहा होगा भाई, रीस्टोरिंग फोर्स विच इज के एक्स नॉट, है ना। अब जो ये स्ट्रिंग है बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे है, अगर मैं कह दूं तो के एक्स नॉट किसके बराबर आ रहा है, अभी mg के बराबर आ रहा है। देखो समझने की कोशिश करो, के एक्स नॉट अभी mg के बराबर है। तो इस पोजीशन पर अभी देख रहे हैं इक्विलिब्रियम है, यानी अभी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, के एक्स नॉट ने mg को बैलेंस किया हुआ है, मतलब कि नेट फोर्स अगर माने तो जीरो है। इसी पोजीशन को कैसी पोजीशन माना जाता है, मीन पोजीशन। कैसी पोजीशन मानेंगे, मीन पोजीशन है। अब एक बात देखो, ये मीन पोजीशन है, अगर अब मैं क्या करूं, इस वेट को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर दूं यहाँ से पकड़ के, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, इसको पकड़ के थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, स्ट्रिंग को पकड़ के और एक्सटेंड कर दिया। अब बताओ क्या अब फोर्स बैलेंस रहेंगी, नो मैम, है ना। अब ये जो फोर्स है ये बैलेंस नहीं रहेंगी। अब देखो पहले एक्सटेंशन एक्स नॉट था, मान लो अब और एक्सटेंशन जो आया है ये और एक्सटेंशन आ गया एक्स, है ना, अब एक और एक्सटेंशन आ गया, तो अब क्या होगा, के एक्स प्लस एक्स नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये इक्वल्स टू तो नहीं रहेगा, क्योंकि अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, अब क्या शुरू हो जाएगा, ऑसिलेशन। अब वो ऑसिलेशन हमेशा सुनो किसके अबाउट होता है, सुनो एसएचएम जो होता है, या एसएचएम हमेशा किसके अबाउट होता है, किसी पॉइंट के अबाउट होगा, ठीक है, किसी पोजीशन के अबाउट होता है, और वो पोजीशन या पॉइंट क्या होता है, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको भाई, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है, जहां पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो, या सारे फोर्सेस बैलेंस हो, तभी हमारा एसएचएम पॉसिबल है। कि जैसे अब जो ये वाली पोजीशन है ना, ये बिल्कुल मीन पोजीशन बनने के लायक है। यहाँ पर जो तुम्हारा मास है ये यहाँ पर क्या करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेट कर सकता है, या फिर यही ऑसिलेशन, अब ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मीन पोजीशन के अबाउट भाई वो ऑसिलेट करे। पर एसएचएम क्यों होगा, अब देखो एसएचएम कब बनेगा, ओके, अभी मान लो ये नीचे की तरफ अगर जा रहा है, ये मास नीचे की तरफ ऑसिलेट करा, इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी बच्चों, ऊपर की तरफ, एफआर, इसको ऊपर की तरफ लेके आना चाहेगी ना। अब जैसे ही ये मास ऊपर की तरफ जाएगा, अब मान लो ये मास फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम, ये पोजीशन हो गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन 1, नीचे की तरफ इसकी एक पोजीशन हो गई एक्सट्रीम पोजीशन 2, और ये बीच वाली जो है ये हो गई इसकी मीन पोजीशन। अब ये पार्टिकल इस मीन पोजीशन के अबाउट एक्सट्रीम 1 एक्सट्रीम 2 में ऊपर नीचे होता रहेगा। अब जैसे ही ये मास नीचे की तरफ जाएगा, एक जो फोर्स होगा रीस्टोरिंग फोर्स, वही रीस्टोरिंग फोर्स है जो कि एक्सटर्नल क्या लगाया तुमने, एक्स्ट्रा फोर्स है ना, जो भाई के एक्स नॉट तो बैलेंस कर रही थी एमजी को, एक्स्ट्रा फोर्स क्या हो गई, के एक्स, है ना, सुनो एक्स्ट्रा फोर्स क्या हो गई, के एक्स,
ये के एक्स फोर्स क्या काम करती है, रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी, और ये हमेशा किसके टुवार्ड्स रहती है, हमेशा टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये देखो हमेशा कहाँ है, जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ऊपर की तरफ लगेगी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चला गया तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो मतलब हमेशा जो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो किधर की तरफ लगता है, टुवार्ड्स द ऑपोजिट मीन पोजीशन, नहीं ऑपोजिट mean नहीं, position, टुवार्ड्स द sorry. मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगने वाली जो फोर्स है या एक्सीलरेशन है वही क्या है, स्पेशल केस बन जाती है, जिसे कहते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो यही होता है हमारा एसएचएम। ठीक है, तो एसएचएम में क्या हुआ भाई, क्या पता चला कि एफ, और देखो रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है, माइनस एक्स के। एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स, एक्स क्या हो जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। हाँ, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एमपी। तो ये क्या है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो यहाँ से एम ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के एक्स के क्या है, कांस्टेंट है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो एम डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर, मैं डबल डेरिवेटिव लिख देती हूँ, इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ से क्या हो गया, डी स्केयर एक्स इक्वल अपॉन डी टी स्केयर प्लस के बाय एम एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन किसकी है भाई, एसएचएम की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन है, और इसको क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव, है ना, ये सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन है ना। इसमें के बाय एम को क्या लिख सकते हैं, बोलो, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन का रूट क्या आता है, रूट मतलब सॉल्यूशन, है ना, डबल डेरिवेटिव में तुमने पढ़ा होगा, ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं इनका सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा क्या है, अभी तुमने निकाला है k बाय एम, x डिस्प्लेसमेंट है, a क्या है, a क्या है भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एम्पलीट्यूड बोले तो, एम्पलीट्यूड बोले तो मैम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम जो पार्टिकल है वो कितना कंप्रेस या एक्सपेंड हो रहा है, वही हमारा होता है। ये आया x की वैल्यू, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई मैम। अब ये x हो गया। हाँ, वेव्स के वेव नंबर है, के यहाँ पे k कांस्टेंट है ना। हाँ, वैसे वेव नंबर से 2 पाई बाय लैम्डा से ही डिनोट करते हो, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है k, ठीक है, यहाँ पे k स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। ओके, अब देखो, अब एक चीज देखो, क्या हो गया, कहाँ गए हम? अब ये तो आ गया x। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी मतलब हमारे पास दो तीन पोजीशन है, एक तो एक्सट्रीम पोजीशन और एक मीन पोजीशन। इन दोनों पोजीशंस पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या आएगी, देखो ये बताओ वेलोसिटी क्या रहने वाली है। देखो यहीं पे इसको मैं अगर सेकंड टाइम डेरिवेट कर लेती हूँ तो v किसके बराबर आता है, v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इस कॉस ओमेगा टी को मैं चेंज करना चाहती हूँ x और a में, तो कैसे लिख सकती हूँ इसको, आगे देखो a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं ना। यस मैम। फॉर्मूले हैं, तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है, देखो साइन ओमेगा टी यहाँ से निकाल लेना x बाय a, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आती है भाई, a ओमेगा क्या आती है, सॉल्व करना पड़ेगा क्या, पूरा कर लेते हैं फिर। हम ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हाँ, ये कितना हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ए बाहर ले लेंगे, ए से ए कट जाएगा, है ना, तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गई, ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी है पार्टिकल की। भाई जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, एसएचएम मोशन करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो एक चीज देखो, दो हमने पॉइंट निकाला, एक तो मीन पोजीशन निकाली और एक निकाली हमने एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, देखो जरा,
मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी है 0। भाई x क्या था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यही तो मैंने x बताया। देखो 0 x की वैल्यू देखो, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो x मीन पोजीशन पे 0 है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, ओमेगा a, ठीक है, ओमेगा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आ गई ओमेगा a, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन बोले तो x किसके बराबर आ गया, एम्पलीट्यूड के, Yes, भाई ma'am. x a के बराबर आ जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 0। 0. तो वेलोसिटी जो है, देखो अब इसका कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसा क्यों हुआ। एक बात बता, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होती तो वो रुकता क्यों, वो आगे और चला जाता, है ना। Yes, ma'am. अगर Yes, कुछ sir. मास के पास कुछ वेलोसिटी होती तो वो आगे और चला जाता, उसका एक्सटेंशन कुछ और होता। इसीलिए एक्सट्रीम पोजीशन पे पहले उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, तब वो उस रिस्टोरिंग फोर्स के चक्कर में वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना चाह रहा होगा। तो इसीलिए एक्सट्रीम पोजीशन पे इसके पास जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, मतलब मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी से भागेगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की, क्या आ रहा है ये बीच में। हाँ, अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे भाई, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो, तो एक्सीलरेशन कुछ बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे निकालते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना आता है हमारा, एक्सीलरेशन आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये है एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं कि एक्सीलरेशन कहां पर मैक्सिमम होती है और कहां पर मिनिमम। तो एक हो गई मीन पोजीशन, एक हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। तो बताओ मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा भाई, एक्स 0, तो मीन पोजीशन क्या हो गई 0, 0. ठीक है। एक्स से याद रख लो, मीन पोजीशन पे एक्स 0 है तो एक्सीलरेशन 0 हो गई। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड यानी ए, तो एक्सीलरेशन हो गया 0 ओमेगा स्क्वायर ए। अगर यहाँ पे वेलोसिटी लिख देते हैं तो वेलोसिटी कितना है मीन पोजीशन पे, ओमेगा ए, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। तो ये तुम्हें याद रखना है, और ग्राफ भी तुम्हें पता है दोनों के बीच में, मतलब अगर एक चीज है पोजीशन, दूसरी है वेलोसिटी, तीसरी है एक्सीलरेशन, तो देखो सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे, मतलब पोजीशन और वेलोसिटी में 90 डिग्री का फेस, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में 90 डिग्री का, भाई बिल्कुल ना। ये कितना है, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, देखो इसको फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ये a ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। फिर इसको करोगे तो ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो देख लो सब में कितने कितने डिग्री का फर्क है, 90 डिग्री का, ठीक है। और वही पोजीशन और एक्सीलरेशन में कितने डिग्री का फर्क है भाई, 180 का। क्लियर है Yes, ma'am. भाई, ये तो कॉस ओमेगा साइन, ये तो तुम डेरिवेटिव करके भी निकाल सकते हो। तो इतना आ गया हमारा। अब एक ग्राफ की बात करते हैं, रुक जाओ क्या कह रहे हो। अब बात करते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ तो तुम सब निकाल लोगे भाई, मैम कॉस का ग्राफ है, तो कॉस का ग्राफ तो हम सबको बनाना आता है, तुमने बना लिया कॉस का ग्राफ, कॉस ओमेगा टी। कॉस का ग्राफ 1 से शुरू होता है तो 1 से शुरू हो गया वीटी ग्राफ। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, कि वीएक्स ग्राफ अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा बनेगा। तो कैसा बनेगा भाई, इलिप्स बनेगा। देखो v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर v स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करोगे तो ये कुछ इसको ना इलिप्स की फॉर्म में इसकी एक इक्वेशन आ जाएगी। अगर जैसे मैं सॉल्व करती हूँ, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या करती हूँ, माइनस आएगा ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस
ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इसको इधर ले आओ प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 1। तो देख ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन बन गई हमारी, इलिप्स की इक्वेशन बन गई है, ठीक है, वी एक्स पे ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो जब भी हमारे पास पार्टिकल एसएचएम करेगा तो ये इलिप्स शो करेगा। अगर वही सवाल आता है कि अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 1 रख लेती हूँ, सुनो, अगर ओमेगा की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो यही ग्राफ किसमें चेंज हो जाएगा, सर्कल में, किसमें, सर्कल में चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज है, ये याद रखनी है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है फॉर एनी ओमेगा इज इलिप्स, but if omega equals to 1 then this graph will be your circle। हाँ बोलो। मैम मैं ये पूछ रहा था एक्स को ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा दोनों लिखते हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा को किस केस में लिखते हैं? जो जब तुम्हारा मन करे तब लिख लो, ऐसा कोई वो नहीं है कि कॉस और साइन ही लिखना है, ठीक है। इक्वेशन गिवन होती है, अगर तुम्हें कॉस से लेके करना है तो भी आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं बनेगा। वो फेस डिफरेंस 90 डिग्री से आते चले जाएंगे, वो चेंज होते चले जाएंगे। हाँ, अब उसके बाद आता है एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो एक तो तुम्हारा एटी ग्राफ तो तुम आराम से बना लोगे भाई, एटी ग्राफ कॉस का है बट नेगेटिव कॉस है भाई, क्या आया था यहाँ पे, कहाँ था, ये रहा, नेगेटिव का है कॉस ग्राफ, तो नेगेटिव का कॉस ग्राफ आया है एक्सीलरेशन में यहाँ से, तो दिस इज नेगेटिव कॉस ग्राफ, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब एटी, अब क्या है दूसरा एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो देखो ए इज डायरेक्टली लीनियर ग्राफ है एक्स के साथ, तो एक्स के साथ डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन का कैसा ग्राफ आया है, लीनियर ग्राफ, क्योंकि मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या थी, 0। देख मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन 0, यानी एक्स भी 0 और एक्सीलरेशन, एक्स भी 0 है और एक्सीलरेशन भी 0 है, तो ग्राफ इसलिए यहाँ से पास हुआ है, ठीक है ना, देखो ना। यस मैम। हाँ, मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन भी 0, तो इसलिए ये ग्राफ एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ग्राफ्स की, याद रखनी है। और क्या है मैम मीन पोजीशन हाँ पर बोलो बोलो। वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है, तो एक्सेलरेशन 0 कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती भाई, ये तो बच्चे वाले सवालों मत पूछो, ये तुमने उसमें भी पढ़े हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी आता है, ठीक है, वो इंस्टेंट की बात होती है। और बिल्कुल अगर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन का 0 होना कहीं कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये तो मत ही पूछो। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इसका तो कोई भी जवाब दे देगा, नहीं भाई दे सकते हो ना, सभी कंफ्यूज बैठे हो। क्या ये मैंडेटरी है कि अगर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन को भी 0 होना पड़ेगा? नो मैम। हाँ, ये तो भाई बचपन, ये हम लोग जब जब छोटे छोटे थे ना, जब फिजिक्स पढ़ी थी, तब ऐसे ट्रिक्स के सवाल जब पूछते थे, जब 11th में चढ़े चढ़े थे जब, तब की बात थी ये। अब तुम लोग अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ये सवाल पूछ रहे हो, बताओ। हाँ, अब मैं तुम्हें कुछ पढ़ाना चाह रही थी, वो मैं भूल गई क्या पढ़ानी थी। हाँ ठीक है, मिल गया, ओके। अब देखो एक बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं सिखाने जा रही हूँ, सीख लेना, अच्छा अच्छी चीज है। क्या कहना चाह रही हूँ, देखो होता क्या है, पार्टिकल को देखो किस तरीके से पार्टिकल अपनी पोजीशन पे जाता है। देखो यहाँ पर उसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से वो जाएगा एक्सट्रीम, ठीक है, यहां से फिर वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आना चाहेगा, ठीक है। ये इसकी एक्सट्रीम राइट है और ये उसकी एक्सट्रीम लेफ्ट है, RL से चलो बना देते हैं, राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है। पार्टिकल कैसे जाएगा देखो कैसे पार्टिकल मूव करेगा, ऐसे समझो इसको, इसको ना ऐसे ऐसे ग्राफ से समझाती हूँ कैसे। पार्टिकल यहाँ पर है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, ये कौन सी पोजीशन है,
t इक्वल्स टू 0 पे मीन पोजीशन, ठीक है। मीन यहाँ पर अभी पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। अब एक बात बताओ, पहले पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट गया फिर वापस भी आएगा ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट पे गया फिर वापस आएगा, और ये जो चारों चक्कर लगा के आया है वही एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड होता है। वही एक टाइम पीरियड बनेगा। ओके, तो ये जो पूरा एक्सट्रीम राइट का है ये t/2 लेगा पूरा टाइम, यस मैम। और ये Yes, ma'am. पूरा जो ये है ये पूरा t, ये भी पूरा t/2 होगा, अपॉन 2। ठीक है, ये भी t/2 होगा। ठीक है, इतना तुम लोगों को पता है, वेरी गुड। अब देखो, अब ना मैं इसको किस तरीके से डिवाइड करती हूँ, ये t इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पर ये t इक्वल्स टू t है पूरा टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे टाइम पीरियड जो है वो आधा है, t/2, ये t/2 टाइम पीरियड है। यहाँ पर कितना टाइम पीरियड है? आधा टाइम पीरियड t/4, t/2। अच्छा t/4 है सर। ये 3t/4। अभी रुक जाओ, मुझे पता है बहुत सारे सवाल होंगे, रुको। t इक्वल्स टू 0, उसके बाद टाइम पीरियड कितना हुआ? t/4, t/4 यानी कितना टाइम पीरियड में कहाँ तक हुआ है ये टाइम पीरियड? t/2 में तो वापस मीन पोजीशन पे आ गया ना? यस मैम। यस मैम, एक्चुअली पोजीशन पे है। हाँ, नहीं, t/2 पर कहाँ गया वापस? t/4 पे t/2 तो तो extreme मीन पे आ right गया पे वापस। हाँ, t/4 पे एक्सट्रीम राइट पे गया, फिर उसने t और आधा t/4 लगाया तो वो मीन पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब ये t/2 पे फिर क्या कर रहा होगा पार्टिकल? देखो ये t/4 t/2 तुम्हें समझने हैं, ये t/4 है क्या, t/2 क्या है, 3t/4 क्या है, कई बार यहीं से सवाल ना कंफ्यूज कर देता है। तो t/4 क्या है? पार्टिकल ने एक्सट्रीम राइट पर गया, फिर से t/4 यानी वो टाइम t/2 हो चुका है, बट पार्टिकल अभी भी कहाँ है? मीन पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पर t/2 हो गया टाइम, पर अभी भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। अब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट गया है, समय कितना हो गया? 3t/4, समय कितना हो गया? 3t/4। अब वो एक्सट्रीम लेफ्ट से फिर से आधा t/4 टाइम लगाएगा, फिर वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा, पर उस समय पर टाइम कितना हो जाएगा कंप्लीट? t। इतना क्लियर है? t/4, 3t/4 और t/2। यस मैम। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ, अब क्या है, अब देखो, अब हमने क्या देखा कि एक तो ये पार्टिकल की मीन पोजीशन हो गई, और ये मेरी एक्सट्रीम राइट और ये हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट। सुनो, ये हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट। अच्छा, यहां तक हमने देखा है जो पार्टिकल है वो आधा टाइम ले रहा है भाई, t/2 ले रहा है। अब मैं इस मीन पोजीशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। दो पार्ट्स में कैसे? देखो, मीन पोजीशन यानी ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई? ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ऐसे ही एक्सट्रीम लेफ्ट का जो पूरा डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का भाई ए है। ओके, अब इस ए को ना आधे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैसे? a/2। मैंने इस डिस्टेंस को a/2 टाइम डिवाइड कर दिया, अब एक बार डिस्टेंस डिवाइड करते हैं, a/2 कर दिया, a/2 डिवाइड। अब देखो मेरे पास दो समय हो गए भाई, यहाँ तक आने में इसको t1 समय लगा और यहाँ तक आने में इसको t2 लगा, मतलब ये आधा आधा डिस्टेंस कर दिया मैंने, a/2 a/2। ओके, अब मेरा सवाल ये है, क्या t1 और t2 बराबर होंगे? नो मैम। नो मैम। क्यों t1 और t2 बराबर क्यों नहीं देंगे? मैम स्पीड डिफरेंट है ना। हाँ, और एक्सीलरेशन भी है ना, एक्सीलरेशन भी Yes, ma'am. जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो एक्सीलरेशन बढ़ रही है और वेलोसिटी कम होती जा रही है। Yes, तो ma'am. यानी हाँ, अब सवाल है कि कौन सा बड़ा होगा? t1 में ज्यादा समय लगेगा कि t2 में ज्यादा समय लगेगा? T2। मैम t2 में, हाँ, क्योंकि इसकी t2 में, acceleration- क्योंकि हाँ वेलोसिटी कम हो गई t2 पे, है ना? Yes, ma'am. तो t1 जो है वो कम समय, जो t2 है वो ज्यादा समय है। तो कितना ज्यादा है ये भी याद रखना है। देखो, तुम आधा जो टाइम, जो t1 टाइम है ना वो कम है एज कंपेयर टू t2, इतना तुम्हें पता है। तो मतलब जो तुम्हारी एक्सट्रीम पोजीशन का जो आधा डिस्टेंस है वो कितने समय में कवर कर लोगे? मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो, t2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t1। अब मुझे बताओ, देखो
ये जो यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट तक जाने में जो तुम्हें समय लग रहा था वो लग रहा था t/2, मतलब आने जाने में। अगर एक बार जाओगे तो समय लग रहा है t/4। ठीक है, तो अब t1 वाला समय कितना हो जाएगा? देख, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बार जाने में जो समय लग रहा है वो t/4 लग रहा है। अब t1 कितना हो जाएगा t का? तो यही सवाल है। t1 देखो कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा t/12, ध्यान से देखो, और t2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा t/6। क्या इन दोनों को ऐड करके t/4 आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। आ गया। और यही मेरा एक एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस था, ये t/4 देखो, ये वाला मैं दूसरा कलर लेती हूँ। कुछ कुछ हो गया है बट तुम्हें समझनी है, छोटी छोटी चीज है, बस एक बार समझ में आ गई तो पूरा ऐसे चमोड़ा दोगे। ये t/4 है ना, यही तो t/4 है। और इस t/4 का a/2 मैंने डिस्टेंस काट दिया, तो इसको t/12 लग रहा है, और यहाँ पर t/6। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके मतलब वही t/4 है। ऐसे ही वापसी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर आधा टाइम कट लो, ये हो जाएगा t/12 और ये t/6। बस, तो अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है कि t/12 क्या है। अब तुम्हें पोजीशन याद रखनी है कि t/12 टाइम मतलब t/12 का मतलब क्या है, ये समझाओ। t/12 का A/2. मतलब है a/2। यस, t/12 का मतलब a/2 की बात कर रहा है। अगर तुमसे पूछ रहा है t/4 मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा है। अगर तुमसे पूछ रहा है t/2 मतलब मीन पोजीशन। अगर 3t/4 मतलब एक्सट्रीम। पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड मतलब मीन पोजीशन। तो टाइम पीरियड और मीन पोजीशंस में ये रिलेशन याद रखने हैं। ठीक है, Okay, ma'am. हाँ, तो ये अब ये हो गया। ओके, अब चलते हैं अगली तरफ। अगला सवाल, मुझे सवाल भी नहीं है। ठीक है, अब एक बार एनर्जी भी पढ़ लेते हैं। एनर्जी ऑफ एसएचएम देखो, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ को कई बार स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने में, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान सा है। सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, बस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है, ये याद रख लो। टोटल एनर्जी ए स्क्वायर है मतलब कांस्टेंट है, ए की वैल्यू भाई कांस्टेंट, के की वैल्यू कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी ये देखो क्या हो गई, कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी को स्ट्रेट लाइन से दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कौन सा है। तो एक बात देखो, के यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई भाई, एक्स 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इधर देखो, एक्स 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसा है ना। अब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी को अगर x इक्वल्स टू 0 पे रखती हूँ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई, मैक्सिमम हो गई। ये तो हाफ के ए स्क्वायर, तो इसीलिए जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी काइनेटिक एनर्जी देख मैक्सिमम हो गई पॉइंट पे, है ना। तो जैसे ही x 0 हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ कैसा आया, पोटेंशियल एनर्जी से उल्टा। ठीक है, सी कर्व डी कर्व, तो ये याद रहेंगे। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और पोटेंशियल एनर्जी तो तुम स्प्रिंग से याद रख लेना कि भाई हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो वही इसकी है। और काइनेटिक जो है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अच्छा, एक सवाल है, देखो क्या कह रहा है। एक पार्ट उसमें ना, मैं वो क्वेश्चन लेके आना भूल गई। अच्छा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, ठीक है, बिटवीन एक्स इक्वल्स टू माइनस ए से लेके प्लस ए तक। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लो। ये एसएचएम कर रहा है माइनस ए से प्लस ए। अब क्या कह रहा है, 0 से a/2 तक जाने में जो समय लग रहा है वो है 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि a/2 से a तक जाने में कितना समय लगेगा, बस।
मैम 4 4 सेकंड। वेरी गुड, 4 सेकेंड है ना। ये तो पढ़ा है T2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T1। तो T1 अगर 2 है तो वो उसका दुगना हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो गया 4 सेकेंड। तो ये PYQ है तुम्हारा लास्ट, ये लास्ट साल आया, लास्ट ईयर ही आया है ये, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चंस तो तुम अपने आप कर लोगे, बस एक बार मैं बेसिक तुम्हें क्लियर करवा दूं। एक चीज और समझो, क्या चीज समझनी है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि एक टाइम पीरियड में, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर SHM की फ्रीक्वेंसी 1 है तो ये यहाँ पे ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है, ये रहा। ये देखो ये क्या लिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स विद डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये समझ में आया क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट विद डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर एक बार ऑसिलेशन हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन कितनी बार, काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन उससे कितनी है, 2 टाइम्स है। कैसे है भाई, कैसे है देखो, अगर मैं पेंडुलम के केस पे भी तुम्हें समझाती हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं है, अब तो समझ गए होंगे। भाई ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है ये कितनी है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। यहाँ पर मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ठीक है। अब वापस यहाँ पर मीन पोजीशन पर जाकर काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो गई, मतलब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी ने कितने ऑसिलेशन ले लिए, पहले 0 फिर मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम, और तुम्हारे खुद उसका ऑसिलेशन का कितना फ्रीक्वेंसी हुआ है, इतने 1। और काइनेटिक एनर्जी कितनी बार चेंज हो गई भाई, 2 बार। तो इसने वही लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट विद डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी का देखो कितना है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 2 टाइम्स है SHM के, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा SHM का आधा, ठीक है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी 2 बार 0 मैक्सिमम हो गई ना, तो इसलिए बोला है कि एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी 2 बार चेंज हो गई। तो ये याद रखना, तो काइनेटिक एनर्जी जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होगी तो टाइम पीरियड उसका आधा हो जाएगा। अब मैम देखो ये, पोटेंशियल भी। हाँ पोटेंशियल भी सेम है, काइनेटिक जब जब मैक्सिमम होगी तब तक पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगी। ओके, अब देखो फेस, फेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेस को कैसे समझे, देखो यहाँ पर इन्होंने समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, क्या कह रहे हैं ये। अच्छा अब मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। इसमें फेस क्या है, 0। हाँ? ओमेगा नहीं, टी। इसमें फेस क्या है, ओमेगा टी। देखो जो साइन की ओमेगा टी। वैल्यू है यही फेस होती है, तो ओमेगा टी पूरा कंप्लीट फेस है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन जब तक ठीक है जब तक मीन पोजीशन के लिए लिख रहे हो, ठीक है, जब तक मीन पोजीशन के लिए लिख रहे हो ये इक्वेशन एकदम करेक्ट है, ठीक है। यानी x इक्वल्स टू, अभी तो कहां पर है, यहाँ पे बनाती हूँ मैं ग्राफ, कैसे है, इनिशियल से शुरू करते हैं। मान लो मेरा पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, ये बीच वाली जो है ये मीन पोजीशन है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल के पास दो, ये उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है और ये उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। पार्टिकल इधर की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू 0 है। इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई x की, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये इक्वेशन लिख दी, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। ये ओके, अब देखो अब क्या करते हैं, पार्टिकल को एकदम एक्सट्रीम पे पहुंचा देते हैं, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है,
t इक्वल्स टू 0 पे। क्या पार्टिकल मीन पोजीशन पे है? नहीं है ना। अब मुझे इस पार्टिकल की इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखोगे? a साइन, बताओ क्या लिखें t इक्वल्स टू 0 पे यहां पर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ x, अब मैं यहाँ पे जो इक्वेशन लिखती हूँ वो लिख देती हूँ a साइन ओमेगा टी, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और t कितना है? 0। अगर t इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। 0 आ गई। तो भाई पार्टिकल तो मीन, x 0 कब आना चाहिए? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे हो। यहाँ तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? a, कि पार्टिकल तो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो क्या क्या ऐड करूं इसके फेस में? साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिखें? 5/2। 5/2। 5/2 लिखें। देखो सॉरी, बिल्कुल ठीक है, प्लस ए आना चाहिए, बट वो माइनस का ए रहेगा क्योंकि ये लेफ्ट वाला है ना। तो x इक्वल्स टू, आई एम सॉरी, दिस वुड बी माइनस ए, माई मिस्टेक, माइनस ए आना चाहिए। तो माइनस ए के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई? 3π/2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस ए है ना, तो ये जो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस ए रहेगा, ये प्लस ए। तो आप फेज डिफरेंस जो लिखोगे, अब क्या लिखोगे? ए साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2। ठीक है, ये लिखोगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब अगर मीन पोजीशन पे ही पार्टिकल है, पर ये पार्टिकल जो चलना चाह रहा है वो इधर चलना चाह रहा है। देखो पहली जो इक्वेशन थी उसमें वो राइट की तरफ जाना चाह रहा था, पॉजिटिव की तरफ, तो मैंने ए साइन ओमेगा टी लिख दिया। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो लेफ्ट की तरफ चलना चाह रहा है, टी इक्वल्स टू 0 पे। अब मैं इक्वेशन क्या लिखूं? एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, कौन सा पाई फेस ऐड? प्लस पाई। हाँ, देखो अभी x की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे तो 0 ही रहेगी, बट कब रहेगी 0? जब पाई में क्या ऐड कर दूं? पाई। अब t इक्वल टू 0 पे भी x की वैल्यू 0 है, और प्लस पाई के साथ भी x की वैल्यू 0 है, बट फेज डिफरेंस हमें दिखाना था इसलिए प्लस पाई का दिखाया। दूसरा क्या हो सकता है? अब ये पार्टिकल पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे था लेफ्ट एक्सट्रीम, अब राइट एक्सट्रीम पे बैठा दिया, तो x की वैल्यू a के बराबर आनी चाहिए। तो x इक्वल्स टू ए साइन, तो ओमेगा टी में क्या ऐड करूं? t इक्वल्स टू 0 5/2। तो a आ जाए प्लस 5/2। वेरी गुड। ठीक है, तो ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, तो ये तुम्हारा फेस होना चाहिए जब पार्टिकल इस पोजीशन पे है। मतलब जब भाई x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, t इक्वल्स टू 0 पे अगर एक्सट्रीम पे तो a आना चाहिए, तो a आना चाहिए, तो t इक्वल्स टू 0 रख रहे हो तो a नहीं आ रहा, तो इसका मतलब π/2 ऐड करना पड़ेगा, तो π/2 ऐड किया। लेफ्ट एक्सट्रीम पे है तो माइनस a आना चाहिए, तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पे तो नहीं आ रहा, तो 3π/2 ऐड किया। ठीक है, तो वो माइनस a बन गया। तो ऐसे ना तुमसे कुछ भी पोजीशन पूछ सकते हैं। मान लो वो बोल देगा कि अगर मेरे पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो a/√2 है, तो एक बात बताओ कि फेज डिफरेंस क्या होगा? कैन यू कैलकुलेट? अब तो आराम से कर लोगे। सवाल क्या बोला? देखो मैंने सवाल बोल दिया कि मेरे जो पार्टिकल की पोजीशन है वो a/√2 है, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। कर दोगे? कर लोगे? x की वैल्यू a/√2 रखनी है और प्लस 5 रख दो। देखो ऐसे कर लो, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना? कर लोगे? x की वैल्यू क्या है? a/√2 इक्वल्स टू a। अगर ये भी तुम्हें पता है क्या करना है, x की a/√2 आनी चाहिए, तो ये 5 क्या रखें? 5/4। किसी भी, वो टाइम भी देगा कि किस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके मैम। और रुको, मैं एक बार कॉन्सेप्ट देख लूं, और कोई कॉन्सेप्ट ना रह गया हो। क्वेश्चंस तो हम लोग कर लेंगे। हाँ, एक चीज और है कि तो ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस। हाँ बोलो बोलो। हो गया, क्लियर हो गया मैम, यही स्क्रीन पे था। ठीक है, अच्छा फेस हो गया।
अब देखो एक बात करते हैं शिफ्टेड एसएचएम की। जैसे अभी हमने एसएचएम की इक्वेशन लिखी है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कब लिखी है? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे हो, तब a साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि देखो मैं यहाँ समझाती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ। क्वेश्चन बस पीवाई क्यूज एक बार इसके लगा लेना, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी कब वैलिड है भाई? जब हमने पार्टिकल कहां से मूव कराया हो, मीन पोजीशन। अच्छा अब मान लो कि हमने क्या किया, ये तो पार्टिकल की मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, और पार्टिकल जो है कुछ यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है t इक्वल्स टू 0 से, और ये इसकी यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है, ये लास्ट जा रहा है यहाँ पे, तो यानी मीन पोजीशन से यहाँ तक तो ये कुछ पोजीशन ए, ये हो गई ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। पार्टिकल ने t इक्वल टू 0 मतलब कहीं यहाँ से शुरू करना शुरू किया है, चलना शुरू किया है, तो अब ये ओरिजिन है। अब कैसे इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी ये देखो, ये स्पेशल केस है, तो कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखेंगे, ओरिजिन से लेके मीन पोजीशन की डिस्टेंस मान ले x नॉट है, तो कैसे लिखोगे? x की वैल्यू अब जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी x नॉट प्लस वही a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देख फाइव भी जरूर लिखेंगे क्योंकि अब कहीं और से स्टार्ट हुई है पोजीशन, तो प्लस फाइव एस, तो ये फेज डिफरेंस भी आ गया, ठीक है। तो ये ए साइन तभी लिख सकते हैं जब हमारी पोजीशन मीन पोजीशन से चलना शुरू हुई हो। अगर मीन पोजीशन पे नहीं है तो कुछ ना कुछ पोजीशन अलग बनेगी, तो वो हमें मीन पोजीशन तक पहले लिखना पड़ेगा एक्स नॉट। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो ये वाला, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये एसएचएम जस्ट अभी शुरू ही किया है मैंने, अभी तो बहुत रहता है। तो इक्वेशन क्या थी? x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो x नॉट कितना हो गया? 8, मीन पोजीशन तक लिखनी थी, ठीक है। यस प्लस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा भाई? 5 यहां से लेके इतना, तो कितना आ गया? 5। 5 साइन, अब ओमेगा टी प्लस फाइव, ये देखो ये क्या आंसर बनेगा? मैम डी ऑप्शन है। ओमेगा क्या है? टाइम पीरियड कहीं दिया है इसमें? 5/5 हम 10 दिया ना टाइम पीरियड। हाँ टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा निकाल लेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। प्लस फाइव, फाइव कैसे निकालोगे? मैम एक्स की जगह a/2 कर देंगे, एक्स की जगह a/2, मतलब एक्स इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी में प्लस 5 करके वो 5 आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर लो, क्या ऑप्शन है भाई? ऑप्शन इसका यस मैम डी था। ठीक है, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से तुम्हें अपनी इक्वेशन लिखनी है। फेज डिफरेंस फाइव कैसे निकाल सकते हो? फाइव भी देख लो, ऐसे फाइव निकाल लोगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। और क्या है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं पर अभी कैसे ही कराऊं मैं तुम्हें, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, टू पार्टिकल ऑसिलेट with time period 3 second and the 8 second. One is present at positive extreme and other is at the negative extreme. अब बोला है कि in how much time they will be in the same phase. कितने समय के बाद ये सेम फेस में आ जाएंगे? कैसे कर लेंगे?
मान लो किसी भी टी टाइम पे दोनों का फेस बराबर हो गया, फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2, हमें दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के लिए फेस लिखना आता है ओमेगा किसी टी टाइम पर फेज डिफरेंस इस वाले का कितना होता है भाई, प्लस पाई बाई 2, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जो राइट एक्सट्रीम है उसका ओमेगा टी प्लस 3 3 pi पाई by बाई 3 pi by 2. बस। अब वही टी टाइम हमें निकालना है, दोनों का ओमेगा तुम्हें गिवन ही है, 2 पाई बाई तो हाँ 3 और बाई 8, वो तुम कर लेना है ना, कर लोगे ना, 2/3 टी प्लस पाई बाई 2। तो इसीलिए कहते हैं ये फेस भी लिखने आने चाहिए, अपने आप कर लेना, अब तो कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मत देखो अभी तो, ये तो टाइम लगा देगा। देखो ये यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे शॉर्टकट, ये एक बार चेक कर लेना। और इक्विलिब्रियम, यहाँ पे देखो ये इक्विलिब्रियम बॉडीज हैं, तो किसी भी ऐसी बॉडीज का जो टाइम पीरियड होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो सेम यहाँ पर भी वही रहेगा। अब देखो यहाँ पर तुम्हें के इफेक्टिव निकालना है, अगर तुमने के इफेक्टिव निकालना सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर तुम्हें पता है के इफेक्टिव वही रहेगा, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम पीरियड विल रिमेन यही सेम। ठीक है, अगर इसको उठा के कहीं एंगल पे भी रख देते हो तो भी इसके के में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर के इफेक्टिव में चेंज आ जाएगा। अब इसमें हम लोग सीरीज पैरेलल करते हैं। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, क्या सेम, सीरीज में जो चीज सेम रहती है वो रहती है फोर्स, पैरेलल में जो चीज सेम रहती है वो रहता है एक्सटेंशन या इलोंगेशन। इलोंगेशन लिखते हैं। ओके, अब बताओ कि ये जो सिस्टम बना हुआ है इसमें के आपस में सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल। सीरीज। देखो सीरीज में कनेक्ट होते हैं ऐसे, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ऐसे, है ना, इस तरीके से। बट ध्यान रखना, मेन चीज यही है कि भाई सीरीज में फोर्स जो है, सीरीज में जो है फोर्स सेम रहने वाला है, पैरेलल में इलोंगेशन। अच्छा अब एक बात बताओ, हम हमेशा कैसे ध्यान देंगे कि भाई सीरीज है या पैरेलल है? एक चीज देखो, अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ पर खिसका देती हूँ, ठीक है, किसी एक्स अमाउंट से, तो जो ये पहली स्ट्रिंग है ये तो कंप्रेस होना शुरू कर देगी एक्स से, बट जो दूसरी स्ट्रिंग है ये एक्स से क्या हो जाएगी, उतना ही एक्सपेंड, और सेम अमाउंट से ही एक्सपेंड होगी। तो यानी दोनों में जो एलोंगेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम। तो ये दोनों सिस्टम जो है ये किसमें है, पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में, और इनका जो रिजल्टेंट आता है वो सेम कैपेसिटर की तरह निकालते हो। ठीक है, यानी सीरीज में 1/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 सीरीज, और पैरेलल में डायरेक्ट। ठीक है, k1 प्लस k2। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये हाँ 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2k, तो k इक्विवेलेंट इसका 2k आया है। ठीक, अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये तीनों आपस में पैरेलल, k 2k 4k पैरेलल, और ये 3 और 6 के आपस में सीरीज। सीरीज में, और ये 3 और 6 के इसके साथ किसमें है, पैरेलल। पैरेलल में। हाँ पैरेलल में। ठीक है, जब बीच में ब्लॉक आ जाए तो ये समझ लो अब ये हमारे जो स्ट्रिंग्स है लेफ्ट साइड इनमें इलोंग, यानी ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब देखो ये जो सिस्टम है ना, ये वाले इनमें कैसे के इफेक्टिव निकाला जाए, यहाँ पर ये वाले है ना, इसमें थोड़ा सा अभी समय लगता, पर समय है नहीं। ठीक है, इसको कल की अगर क्लास में मैं 10-15 मिनट का समय निकाल के करा पाऊँ तो मैं करा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके एवरीवन। एक बार अगर शॉर्ट नोट्स जो दिए हैं ना वो भी पढ़ लोगे तो भी बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो गुड नाइट, Bye, ma'am. बाय बाय। गुड नाइट मैम। ओवर हो गई मैम क्लास? हाँ भाई 8:45 हो अच्छा गए, टाइम हो गया ना, सॉरी। पता ही नहीं चला। हाँ आज तो थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बाय।
मैम बोलो रोहित। बोलो। हाँ हाँ रोहित मैम बोलो मैं ये कह बोलो रहा था बोलो। मुझे ना थर्मोडायनेमिक्स दिया। मैम मुझे थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ वाले क्वेश्चंस चाहिए थोड़े हाँ मैं और भेज और। दूंगी, मैं भेज दूंगी, मेरे पास पूरी पीडीएफ पड़ी है, मैं भेज दूंगी, ठीक है। मैं भेज दूंगी रोहित, मैं भेज देती हूँ। हाँ हाँ मैं भेज दूंगी, ठीक है। ओके आई विल शेयर। गुड इवनिंग मैम।